नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। 8 क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी के आपका दूसरा चैप्टर है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। देखिए, इस चैप्टर का नाम क्या है? लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आपने पिछली जो क्लास में यानी कि 1 चैप्टर में प्रथम जो लेसन था उसमें हम लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। कहीं ना कहीं ये उससे टच करता है और थोड़ा बहुत हम कल भी इसके बारे में जाने थे। लैंड मतलब क्या होता है? भूमि यानी कि भूखंड। जो सॉलिड पार्ट होता है उसको हम लैंड कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका सॉलिड पार्ट्स है, मान लेते हैं समझने के लिए। आपका ये लैंड हुआ, ये पूरा अगर लैंड है तो इसकी ऊपरी परत क्या है? ये आपका सॉइल है। ठीक है, ये ऊपरी परत जो है ये क्या है? ये सॉइल है। सॉइल को क्या कहते हैं हिंदी में? इसको मृदा कहते हैं। और लैंड को क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं। ठीक है, तो समझिए बारीकी से। वाटर जल जानते हैं, या नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वेजिटेशन का अर्थ क्या आता है? वनस्पति, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है? और वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव जो है। ठीक है, और संसाधन के बारे में जानना है। तो कहने का अर्थ क्या है कि हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये लैंड जो है, लैंड क्या है। पहले लैंड के बारे में जानते हैं। तो यहां हम देखते हैं क्या, लैंड इज अमोंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड क्या है? क्या है? मोस्ट जो है नेचुरल रिसोर्सेज। कहने का अर्थ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? आपका लैंड है। तो देखते हैं, इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। ठीक है, कहने का अर्थ क्या है? भूमि सभी प्राकृतिक संसाधनों में महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? भूमि है। हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था और क्या था? ह्यूमन और मैनमेड पढ़ा था। तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है? आपका लैंड भी है, सॉइल भी है और वाटर भी है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे मेन जो है, मेन मुख्य हम किसको कहेंगे? महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है? तो आपका लैंड जो है महत्वपूर्ण संसाधन में आता है। ठीक है, फिर देखिए, भूपृष्ठ का क्या है? कुल क्षेत्रफल का है। कहने का अर्थ क्या है? जैसे ये आपका अगर अर्थ है तो अर्थ क्या है? ये पूरा अर्थ हो गया आपका। ठीक है, इसको मानते हैं 100%। तो आपको क्या है? 71% तक क्या हमने बताया? ये वाटर बॉडीज है। ठीक है, वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज। ठीक है, और 29% तक क्या है? 29% तक आपका लैंड एरिया है। लैंड एरिया यानी कि आप जिस पे रहते हैं वो भी, इसमें भी क्या हम लोग पूरी तरह इस पे रहते हैं? 29% को भी हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। तो क्यों यूज नहीं कर पाते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आप देखे भी थे। कहने का अर्थ क्या है? कहीं पे प्लेन लैंड है यानी कि मैदानी इलाका है, वहां पे क्या है? वहां पे क्या होता है? जैसे पानी का भी अभाव नहीं है, पानी भी आपको मिल जाता है। क्रॉपिंग पैटर्न भी सही है, यानी कि आप फसल भी बहुत अच्छे तरीके से उगा लेते हैं और वहां जीवन जीने का हर चीज जो है बहुत आसानी से मुहैया हो जाता है। इसलिए आप क्या है? प्लेन लैंड, कहने का अर्थ क्या है? मैदानी भूमि में आप रहना पसंद करेंगे। वहीं अगर आते हैं तो आप अगर पहाड़ी इलाके में जाइएगा तो वहां पे क्या है? वो तो पत्थर है। तो पत्थर में क्या उगेगा? न के बराबर बहुत कम वेजिटेशन हो पाता है, वनस्पति जो है बहुत कम हो पाता है। इसलिए वहां जो है, वहां लोग कम रहते तो हैं लेकिन बहुत कम। ये निचली इलाके में लोग रहता है लेकिन बहुत ही कम रहता है। ठीक है, फिर देखिएगा ये प्लेटू है, वहां पे भी आप नहीं रह सकते हैं। ठीक है, यानी कि पठार पे भी नहीं रह सकते हैं। इसके अलावे क्या है? ये डेजर्ट एरिया है, वहां भी नहीं रह सकते हैं। क्यों? कि डेजर्ट एरिया में यानी कि रेगिस्तान में तो बालू है, या कोल्ड डेजर्ट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, तो वहां पे भी रहना जो है कितना कठिन है, कारण कि बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग नहीं रह पाते हैं। तो देखिए, ये देख रहे हैं अर्थ पे 29% जो है, इसमें भी पूरी तरह से हम लोग जो है नहीं रह पाते हैं। क्यों? कि टोपोग्राफी में देखिएगा बहुत सारा अंतर आपको देखने को मिलेगा। स्थलाकृति जो है वो ये, अब देखिए क्या है? 29% में एक और कमाल का चीज देखिए क्या, अगर 70%, ठीक है, यानी कि 29% को अगर हम 100% मान लेते हैं, तब 29% है उसको अगर 100% आप लैंड एरिया मान लीजिए। ठीक है, तो ये 70% और यहाँ पे क्या है आपका 30%।
ठीक है, ये लैंड एरिया है, यानी कि ये भूमि है। 70% और 30% क्या है, भूमि है। लेकिन लोग देखिए कैसे पीपल जो है रहते हैं, 70% ये भूमि है, ये क्या है, लैंड है, लिख देते हैं लैंड, ठीक है। ये भी क्या है आपका, ये लैंड है, ठीक है। ध्यान से बिल्कुल समझिए। तो ये यानी कि 100% है, तो 100% में 70% यानी कि 70% क्या है आपका, 70%, और इस साइड में आपका 30%। तो 70% में क्या है, 10% मात्र जो है लोग रहते हैं। क्या, 10%, ये आपका परसेंट है, 10%, यानी कि 10% क्या है, लोग रहते हैं, लोग रहते हैं, लोग रहते हैं। कहने का अर्थ क्या है, तो फिर 90% कहाँ रहते हैं, तो 30% भूमि की, इस पे आप 90% लगा दें। 90% लोग यहाँ पे रहते हैं, 30% पर लोग रहते हैं। तो समझ में आया होगा। तो यानी कि एक तो 71% तक कवर कर रहा है क्या, तो आपका जल वाला एरिया जो है, सिर्फ पानी है, ठीक है, वहां पे आप रह नहीं सकते हैं। और 29% बच रहा है, यानी कि 29% में भी जो लैंड एरिया है, उसमें भी 70% जो है लैंड एरिया, उसमें सिर्फ 10% लोग रहते हैं। क्यों, कि हो सकता है ये 70% एरिया में क्या है, पहाड़ हो, पठार हो, डेजर्ट हो। आप सहारा डेजर्ट के बारे में भी पढ़े तो देखे कि कितना बड़ा एरिया है, यानी कि इंडिया के एरिया से सीधे 3 गुना जो है उसका क्षेत्रफल है। तो कहने का अर्थ क्या है, ये सब जो है, ये पहाड़ पठार और जहां नहीं रहने योग्य है भूमि, वहां पे क्या है, ये सारा जो है कवर किया हुआ है। प्लेन लैंड क्या है, मान लेते हैं लगभग 30%, 29% में है जहां पे लोग रहते हैं, भूमि है। इस थोड़े से प्रतिशत पे सभी भाग आवास योग्य नहीं है। हमने देखा कि 30% में भी क्या है, 30% में कितना परसेंट, 30% ये अप्रोक्स है, ये 29% या 30% जो कि ये लगभग में है 30%। तो 30% में भी आप क्या देखे, 30% में भी क्या है, आपको रहने योग्य भूमि जो है न के बराबर, बहुत ही कम है। अब देखिए लैंड का यूज देखते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि हम लोग कैसे जगह रहना पसंद करते हैं, जहां पे प्लेन लैंड हो, जहां पे भूमि क्या हो, बिल्कुल जो है समतल हो, या भूमि कैसा भूमि हो, मैदानी भूमि हो, यानी कि भूमि कैसा हो, तो मैदानी भूमि हो, वहां पे क्रॉपिंग पैटर्न ठीक रहता है। दूसरा चीज क्या है, आपका क्लाइमेट कंडीशन सही होना चाहिए रहने के लिए। तो देखिए इसको पहले देखते हैं, यूज फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर। देखिए क्या है, भूमि का उपयोग विभिन्न कामों में होता है। किस में होता है, एक तो आपका एग्रीकल्चर यानी कि खेती करने में, फॉरेस्ट्री वन में भी देखिएगा, माइनिंग मतलब खनन करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं या हाउस बनाते हैं, बिल्डिंग हाउस बनाने में होता है, रोड में होता है, एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। आप समझते हैं भूमि का उपयोग क्या है, विभिन्न कामों में हो रहा है। किसमें हो रहा है, कृषि, वानिकी, खनन, सड़क, उद्योग, और इस सब में क्या है, भूमि का यूज हो रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, भूमि उपयोग कहते हैं। कहने का अर्थ इसको क्या कहते हैं, लैंड यूज कहते हैं। तो समझ में, लैंड स्लाइड, लैंड ये होता है डिग्रेडेशन, ठीक है, एलडी लिख दिए। तो लैंड डिग्रेडेशन में क्या होता है, ये किसी भी पदार्थ की क्या होता है, गुणवत्ता में कमी, गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी में क्या हो जाएगा, गुणवत्ता में कमी, में कमी। तो कहने का अर्थ क्या है कि लैंड के, तो यहाँ कमी क्या है, लैंड के सेंस में पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, आपका भूमि जो है क्या है, जैसे फर्टाइल है, धीरे धीरे क्या होता है कि उसका फर्टिलिटी जो है धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, हो सकता है उसके गुणवत्ता में कमी। देखिए दूसरा क्या है, लैंडस्लाइड, भूस्खलन, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, लैंडस्लाइड। तो लैंड स्लाइड, इसको लिख ही देते हैं स्लाइड। तो भूस्खलन में क्या होता है, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है, लैंड जो है एक जगह से दूसरे जगह खिसक जाता है, ठीक है, ये पहाड़ी एरिया में ज्यादा होता है। तो देखे हुईएगा ऊपर से क्या है कि बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि एक पार्ट जो है कट करके भूमि का नीचे की तरफ गिर जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। बड़ी मात्रा में क्या है, बड़ी मात्रा में भूमि का कटाव, बड़ी मात्रा में किसका कटाव, भूमि का कटाव, भूमि का कटाव,
तो तो समझे हुईएगा कि बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, लैंडस्लाइड हो रहा है, यानी कि क्या है, भूमि कट रहा है। ठीक है, फिर देखिए मृदा अपरदन, ये अलग है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन मतलब क्या होता है, सॉइल इरोजन। तो सॉइल अपरदन यहाँ है, ये हो गया आपका सॉइल और ये हो गया आपका इरोजन। तो सॉइल इरोजन मतलब मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन में क्या होता है, के द्वारा, हम पिछली कक्षा में इसको अच्छा से कवर किए हैं, विंड या आपका क्या है, वाटर के द्वारा, वाटर, और क्या है, डेनुडेशन में हम लोग अपरदन के बारे में भी समझा था, वाटर और आइस के द्वारा क्या होता है। ठीक है, जैसे ये भूमि है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, हवा का भी प्रहार हो रहा है ना, विंड भी यहाँ से टकरा रही है। दूसरा, यहाँ से जब पानी गिरने पर क्या होता है, बिल्कुल ये कटना जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह, या मान लेते हैं कि आपको आइस है तो मतलब वो भी बर्फ के कारण भी, जैसे यहाँ पे हिम गिर रहा है वहां पे भी क्या करता है कि मिट्टी का कटाव होना शुरू होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। हम पिछली कक्षा में इसको अच्छे से समझे थे, तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स हम नहीं। अब देखिए डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण, तो इसको देखते हैं डिजर्टिफिकेशन, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले एक हम क्या समझे हैं, डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन। दूसरा क्या है, लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड। और तीसरा क्या है, सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन। और चौथा क्या है, डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन। तो इसको, तो डिग्रेडेशन मतलब निम्नीकरण। तो निम्नीकरण मतलब क्या हुआ, किसी भी पदार्थ के निम्नीकरण, यानी कि क्वालिटी में क्या होगा, निम्नीकरण मतलब क्या होगा, किसी भी पदार्थ के क्या है, गुणवत्ता में कमी। पूरा लिख देते हैं, किसी पदार्थ के गुणवत्ता में कमी, किसी पदार्थ के गुणवत्ता, यानी कि क्वालिटी क्या हो जाता है, गुणवत्ता में कमी। एक वर्ड में बिल्कुल समझिए, एक सेंटेंस में समझ जाइए। लैंडस्लाइड मतलब क्या है, भूस्खलन, भूस्खलन के, ये भूस्खलन। इसमें क्या होता है, ये ज्यादा करके कहाँ होता है, तो माउंटेन एरिया में होता है, माउंटेन एरिया। ठीक है, एरिया में ये क्या करता है कि भूमि का क्या है, बहुत कटाव, भूमि का कटाव, बड़ी मात्रा, ये बड़ी मात्रा में भूमि, यानी कि लैंड का क्या होता है, स्लाइड हो जाता है, भूमि का कटाव। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एकदम प्रॉब्लम नहीं है। सॉइल इरोजन का अर्थ क्या होता है, मृदा अपरदन। सॉइल मतलब होता है मृदा और इरोजन मतलब होता है अपर्दन, अपर्दन। तो कहने का अर्थ क्या है कि हम डेनुडेशन पढ़े थे पिछले कक्षा में, उसमें हमने इरोजन के बारे में भी समझाया था, लेकिन यहाँ सॉइल इरोजन के बारे में समझिए। तो मृदा अपरदन में क्या होता है कि किसके द्वारा, तीन चीज के द्वारा लगभग। एक तो क्या होता है, विंड के द्वारा, हवा के द्वारा। दूसरा क्या होता है आपको, वाटर के द्वारा, पानी के द्वारा, वाटर। और तीसरा क्या होता है, आइस के द्वारा। आइस क्या करता, कटाव करता है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, हम इस पे भी वीडियो बना देंगे। बड़ी मात्रा में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, कटाव ही होता है। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन, तो नाम से ही मालूम चल रहा है, मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण। तो मरुस्थलीकरण किसको हम कहते हैं, होता क्या है कि सॉइल क्या है, बहुत ज्यादा ड्राई या एरिड हो जाता है, मतलब सूखा या अर्ध शुष्क जो होता है ना, सॉइल क्या है, सॉइल ड्राई या एरिड हो जाता है, एरिड हो जाता है। ठीक है, तो सॉइल क्या है, सॉइल में क्या होता है, सॉइल में नमी जो है ना बिल्कुल नहीं रहता है,
और धीरे धीरे ये क्या करता है, मरुस्थल की तरह जो है चेंज होने लगता है। अब वहां पे सॉइल में, अगर सॉइल में मतलब पानी का मात्रा नहीं है, समझिए साधारण भाषा में, सॉइल में यानी कि मृदा में बिल्कुल जो है नमी नहीं है, तो क्या होगा, वो नहीं उपजा सकता है। कहने का अर्थ है वहां पे क्रॉपिंग करना संभव नहीं होता है। तो उसको क्या कहते हैं, डिजर्टिफिकेशन। वो धीरे धीरे क्या होता है, मरुस्थल की तरह जो है वो बिल्कुल रेगिस्तान की तरह बिल्कुल बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि उपज होता नहीं है, वो तो बिल्कुल ड्राई है। और ड्राई है तो ऊपरी परत जो है जिसको मृदा कहते हैं, वो मृदा क्या है, पपड़ी टाइप का टूटने लगता है, और धीरे धीरे जो है क्या होता है, मरुस्थल की तरह जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आप समझिएगा कि मरु ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, ठीक है, सॉइल, कल हम चर्चा किए थे, क्लाइमेट, ठीक है, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। कहने का अर्थ क्या है, भूमि का उपयोग उसके भौतिक कारकों पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है। जैसे ये गलत लिख ले, स्थलाकृति होगा, स्थलाकृति, ठीक है, स्थलाकृति, मृदा, जलवायु और खनिज और जल की उपलब्धता जो है क्या है, मतलब भूमि का उपयोग इस सब पर क्या है, निर्भर करता है। तो हम इसको समझाएंगे। तो भूमि क्या है, उसके फिजिकल फीचर्स पर डिपेंड करता है। भूमि का उपयोग हम कैसे करेंगे, वो उसके फिजिकल फीचर्स पर उपयोग करता है। कहने का अर्थ क्या है, फिजिकल फीचर पूरा लिखते हैं, भूमि का उपयोग उसके फिजिकल फीचर्स पर निर्भर करता है। फिजिकल फीचर्स मतलब होता है भौतिक कारक, अब उतना हिंदी नहीं बताएंगे। तो कहने का अर्थ क्या है कि फिजिकल फीचर्स पर डिपेंड करता है। तक फिजिकल फीचर्स क्या है भाई, लोग कैसे जगह रहना पसंद करेंगे, जहां का टोपोग्राफी अच्छा है, टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है। टोपोग्राफी मतलब क्या होता है, स्थल या स्थलाकृति, कहीं स्थलाकृति में यानी कि स्थल का आकृति कैसा है उस पर डिपेंड करता है। ऐसा तो नहीं है कि पहाड़ी इलाका है वहां पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मरुस्थल है बिल्कुल वहां पे भी लोग जो है पसंद नहीं करते। कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, तो मैदानी इलाका है जहाँ पे फर्टाइल लैंड है, वहां पे लोग रहना, यानी कि मैदान वाला भूमि जो है, मैदानी इलाका कहिए या भूमि, कैसे भी समझिए, ठीक है। प्लेन लैंड में लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये उसका फिजिकल फीचर है। दूसरा क्या, क्लाइमेट, देखिए क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट मतलब वहां का जलवायु कैसा है, जलवायु। तो वहां का जलवायु कैसा है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है, एक्सट्रीम क्लाइमेट में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब हॉट होगा, यानी कि गर्मी होगा तो बहुत ज्यादा, इतना ना ज्यादा गर्मी हो कि झुलस जाए उसमें व्यक्ति, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे जगह पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा क्या है, ऐसा नहीं कि कोल्ड जो है, कोल्ड ऐसे लिखते हैं तो गलत लोग समझते हैं, कोल्ड मतलब नीचे लिखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि टेम्परेचर जो है बहुत नीचे हो, वहां भी यानी कि इतना ना ठंड हो कि जम जाए, वहां भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और तीसरा चीज क्या है, तो आपका सॉइल जो है यानी कि उपजाऊ है कि नहीं, सॉइल यानी कि मृदा, वहां अगर मृदा अच्छा नहीं है तो वहां भी लोग रहना पसंद नहीं, कारण कि खाएगा क्या, मृदा क्या है, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होनी चाहिए। तो कहने का अर्थ क्या है, मृदा अगर अच्छा है तो वहां पे लोग रहना पसंद करते हैं, अच्छा नहीं है तो लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ये आप समझे हुए। तो आप देखिएगा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का वितरण ऐसे जगह पे ज्यादा मिलेगा जहां का स्थलाकृति अच्छा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, समझिए सिर्फ। तो यानी कि जनसंख्या का वितरण कहां पे होगा,
जहां का टोपोग्राफी अच्छा होगा वहां पे अथलाकृति यानी कि मैदानी इलाका होगा, वहां पे रहना पसंद करेगा। जहां का क्लाइमेट कंडीशन ठीक होगा वहां पे रहना पसंद करेगा। जहां पे सॉइल जो है अच्छा होगा वहां पे रहना पसंद करेगा। आज देख लीजिए, शहर हो या आपका देहाती इलाका हो, जहां पे ये सब ठीक होता है वहां पे लोग ज्यादा मजा से रहना पसंद करते हैं। आज जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का यानी कि जनसंख्या का वितरण भी इन सबों पे डिपेंड करता है। इसीलिए 70 है 10% रहते हैं और 30% पर जो है लोग 90% रहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम 29% में जो बताए हैं, 29% जो आपका लैंड एरिया है, ध्यान से देखिएगा तो सब समझ में आएगा। तो 29% तक जो लैंड एरिया है यानी कि 70% और इधर जो है 30%, तो 30% पे लोग ज्यादा 90% लोग रहता है और इस पर जो है 10% ही लोग रहता है। कारण क्या है? 90% यानी कि 30% पे 90% लोग क्यों रहते हैं? वहां का टोपोग्राफी अच्छा होगा, वहां का क्लाइमेट कंडीशन अच्छा होगा, वहां का सॉइल अच्छा होगा, ठीक है, इसलिए लोग रहना पसंद करते हैं। आगे देखते हैं हम। देखिए, लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट। देखिए, अब हम समझते हैं निजी भूमि और समुदायी भूमि किसे कहते हैं, यानी कि प्राइवेट लैंड किसे कहते हैं, कम्युनिटी लैंड किसे कहते हैं। बहुत आसान है। प्राइवेट लैंड हम किसको कहेंगे? जो खुद का स्वामित्व हो, मतलब किसी प्राइवेट व्यक्ति का स्वामित्व हो। कहने का अर्थ क्या है? किसी इंडिविजुअल का स्वामित्व होगा तो वो क्या होगा? लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑन ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। तो कहने का अर्थ क्या है कि निजी भूमि एवं सामुदायिक भूमि क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। ये दो तरीके यानी कि दो तरह से क्या है क्लासिफाइड यानी कि वर्गीकृत किया गया है, यानी कि दो तरह का है। एक होता है प्राइवेट लैंड जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? निजी भूमि कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? कम्युनिटी लैंड जिसको हम सामुदायिक भूमि कहते हैं। तो निजी भूमि पे क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल का यानी कि किसी खास व्यक्ति का, एक व्यक्ति का, मान लेते हैं कि मेरा भूमि है तो मेरा क्या है? प्राइवेट लैंड है, ठीक है। लेकिन वही कम्युनिटी वाला लैंड हम यानी कि कम्युनिटी लैंड किसको कहेंगे? बहुत लोगों का क्या है उस पर स्वामित्व होता है। तो इसको समझिए, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, ठीक है। कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी for common use like collection of fodder, fruits, nuts or medicinal herbs. These community land are also called common property resources. हम समझते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। निजी भूमि एवं सामुदायिक भूमि के आधार पर भूमि को बांटा जा सकता है, ठीक है, बांटा जा सकता है। निजी भूमि क्या है? व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरा भूमि है तो मेरे स्वामित्व में है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होता है। जैसे आपका मित्व क्या है? सामान्यतः इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। जो उस समुदाय में है उससे संबंधित जो व्यक्ति है वो सब क्या करते हैं? उसका स्वामित्व जो है इन लोगों के पास रहता है, क्योंकि ये व्यक्तियों द्वारा उसका यूज भी करते हैं। कहने का अर्थ क्या है? निजी भूमि यानी कि प्राइवेट लैंड जो है प्राइवेट व्यक्ति का, और कम्युनिटी लैंड जो है कम्युनिटी में जो भी लोग हैं वो लोग यूज करता है। समझ गए? जैसे चारा, फलों या नट, जैसे देखिए चारा, जैसे मान लेते हैं बहुत बड़ा लैंड होगा कहीं पे जहाँ पे आप चारा क्या करते हैं पशुओं के लिए क्या करते हैं वहां से ले जाते हैं। वो देखिएगा जैसे सरकारी भूमि बहुत जगह देखिएगा इसी तरह रहता है जो हर कोई यूज करता है। नट या औषधियों बूटियों को एकत्रित करने का सामुदायिक भूमि का साझा संपत्ति संसाधन कहलाता है। देखिए चारा, फलों, नट या औषधि बूटियों यानी कि औषधि जो है जड़ी बूटी जो होता है उसको एकत्रित करना सामुदायिक भूमि को, सामुदायिक भूमि में यदि ये सब हो रहा है क्या क्या, ये चारा, फल, नट या औषधियों को क्या करते हैं यानी कि जड़ी बूटी को एक जगह आप कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? साझा संपत्ति कहते हैं, यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहते हैं। समझ में आया? तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज किसको कहेंगे? तो यहाँ पे देखिए लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं? दीज कम्युनिटी लैंड आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी। देखते हैं क्या हम फिर भूमि के
कंजर्वेशन के बारे में देखते हैं, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, भूमि संसाधन का संरक्षण। देखिए तो कैसे भूमि को, ये तो आप भूमि जो है खराब कर रहे हैं एक तरह से, लेकिन उसको फिर से जो है भूमि को हम संरक्षित कैसे करेंगे ताकि आने वाले समय में किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन का अर्थ होता है वनारोपण। वनारोपण क्या करेंगे, हम वन को रोपेंगे। तो वन के रोपने से क्या होता है, जैसे हम कोई पेड़ लगाते हैं, देखिएगा वहां का मिट्टी कटता है क्या, नहीं कटता है। कितना भी बारिश होता है तो थोड़ा बहुत जो है, नहीं तो जड़ जो है उसका पूरा मिट्टी को क्या किया, यानी कि वनारोपण कहते हैं। लैंड रिक्लेमेशन, लैंड रिक्लेमेशन का अर्थ क्या होता है कि लैंड को फिर से लैंड रिक्लेमेशन मतलब क्या होता है, उद्धार करना, यानी कि भूमि उद्धार, भूमि उद्धार, उद्धार, ठीक है। यानी कि भूमि का फिर से क्या करते हैं, उद्धार करते हैं। कहने का अर्थ क्या है, जो भूमि बंजर हो गई है, जो भूमि जो है बिल्कुल जो है उसका फर्टिलिटी, यानी कि वो जो उपजा देती थी वो आज उपजा नहीं दे रही है, वो धीरे धीरे क्या है, बेकार बिल्कुल जो है हो गई है, बिल्कुल डेजर्ट की तरह हो गई है। उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ऐसा कदम उठाए, उसको ऐसे हम संरक्षित करें कि फिर से भूमि जो है पहले की तरह हो जाए। तो इससे क्या होगा, लैंड का क्या होगा, कंजर्वेशन होगा, यानी कि भूमि का संरक्षण होगा, ठीक है। देखिए रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक ऑन ओवरग्रेजिंग। सबसे पहले हम समझते हैं केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। हम लोग क्या करते हैं, मतलब अधिक उपजा के कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ना ज्यादा उसमें जो है खाद, पोटास, यूरिया, मतलब फर्टिलाइजर से लेके केमिकल, पेस्टिसाइड का इतना यूज करते हैं कि क्या है, भूमि की उर्वरा शक्ति जो है आज नष्ट हो गई है, ठीक है। अधिक के चक्कर में हम लोग क्या किए हैं, इतना ना ज्यादा हम लोग करते हैं, हम लोग गेहूं या चावल ही हम लोग खा रहे हैं, तो उसके साथ जो है मान लेते हैं कि पोटासियम दिए या यूरिया दिए, तो वो क्या रहता है उस बीज में, जैसे हम लोग खाते हैं, जैसे गेहूं खाते हैं तो गेहूं से क्या करते हैं, आटा बनाते हैं, ठीक है, उस आटा को खाते हैं। लेकिन इस गेहूं में क्या है कि पूरी तरह से जो है क्या केमिकल, पेस्टिसाइड खत्म हो जाता है, नहीं होता है, इसमें थोड़ा बहुत रह जाता है जो हम लोग खाते हैं और हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, एक्यूमुलेट, यानी कि एक जगह इकट्ठा होने। आज देखिए पेट का जो है रोग आम बात हो गया है, गैस्ट्रिक जो है बिल्कुल आम डिजीज में आ रहा है, बिल्कुल आम बीमारी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका यूज जो है बहुत ही कम करिए, ऐसा करिए कि जिससे खाने पे या आने वाले जनरेशन पे बैड इफेक्ट ना पड़े। फिर देखे हैं चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का अर्थ क्या होता है, अतिचारण। ओवर ग्रेजिंग मतलब अतिचारण। अतिचारण किसको कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मवेशी है, हम लोग मवेशी से इतना ना ज्यादा चराई करा देते हैं कि जो भी घास निकला हुआ है उसको क्या करता है, मवेशी चरता है तो बड़ी जोर से खींचता है, ठीक है, तो इसको ओवर ग्रेजिंग बोलते हैं। तो बहुत जोर से खींचता है, तो इसका जो जड़ है, मान लेते हैं ये आपका घास है, ठीक है, ये ग्रास है, तो इस घास को क्या करता है कि चरने के बाद क्या करता है, कोई भी मवेशी चर रहा है तो इसके जड़ को क्या करता है, पूरी तरह से बिल्कुल नष्ट कर देता है। तो इतना ना ज्यादा चरा दीजिए कि क्या करे, ये क्या करता है कि पूरी तरह से क्या है कि ओवर ग्रेजिंग का समस्या उत्पन्न हो जाए। ऐसा नहीं करना है, कारण कि घास जो है मिट्टी को बहुत हद तक बांधे हुए रखता है। घास ही है जो मिट्टी को के जड़ को बिल्कुल जो है एक दूसरे से बांधे हुए रहता है। जहां पे देखिएगा द्वार पे क्या करता है, लोग घास उगाना पसंद करता है, क्यों, क्योंकि वहां का मिट्टी नहीं कट के अलग जगह चला जाए, वहां मिट्टी का क्षरण ना हो, वहां का मिट्टी जो है बर्बाद ना हो, इसलिए वहां पे घास रोपा जाता है। घास क्या करता है, मिट्टी को एक जगह कंबाइंड रखे, यानी कि बांध के। तो आप ओवर ग्रेजिंग भी समझे हुईएगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको इस चैप्टर में किसी तरह का दिक्कत ना आए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा।